और अगर आपको ऐसी टीम मिल गई ना तो फिर आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा टीम्स जो है ना वो क्या करती हैं, बस ऐसा ही सॉल्यूशन SIH वाले खोज रहे हैं, और अगर आप ऐसा सॉल्यूशन पा जाते हैं तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के टीम फॉर्मेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्शन के बारे में। तो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाइए, सबसे पहले वही देखिए। और वो जो वीडियो है ना उसमें मैंने एक पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया है, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक आपको सब पता चल जाएगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी अगर आप वो वाली वीडियो देख लेते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई है, और उस इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर दें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु तक को मरवा देता है। तो आप एक हैकाथॉन जीतने जा रहे हैं, और अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो फिर आपके जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। और हो सकता है मैं आपको किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में बता दूं जो कि आपने सोचा नहीं था, पर इस वीडियो को देख के आपको उसके बारे में पता चल गया और अब आप पहले से ही उसके बारे में जानते हैं, सचेत हो गए हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टीम फॉर्मेशन के बारे में। तो जो टीम फॉर्मेशन होगी ना, एक टीम में 6 बंदे रहेंगे और उन 6 बंदों में एक लड़की होनी चाहिए। तो एक लड़की और बाकी 5 लड़के लड़की, जिस भी कॉम्बिनेशन में आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़की होनी ही चाहिए। अब ये जो 6 बंदे हैं, ठीक है, मैं एक लड़की बार बार नहीं बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए कि मैं 5 लड़के या लड़की कुछ भी और एक लड़की कंपलसरी यही बोल रहा हूं। तो ये जो भी 6 लोग हैं, इसको आपको ऐसे नहीं लेना है कि मुझे एक इंजीनियरिंग हैकाथॉन या फिर एक हैकाथॉन जीतना चाहता हूं इसलिए मैंने 6 के 6 कोडर्स ले लिए। तो आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 कोडर्स ही लेने हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें मेन काम 2 या 3 बंदे ही करते हैं, और कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी जो काम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 या 3 कोडर्स लीजिए। अब कोई एक हो सकता है बैकएंड वाला, एक फ्रंट एंड वाला हो सकता है, एक एंड्रॉयड ऐप वाला हो सकता है, एक AIML वाला होता है। तो बेसिकली अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में आ गए हैं तो आपको फुल स्टैक वाला बंदा मिल ही जाएगा। और अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक फ्रंट एंड बैकएंड का बंदा रख लीजिए, एक AIML वाला रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको एक AIML वाला बंदा मिल जाए तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। और अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको उसका भी जुगाड़ बता दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो पूरी इसी के बारे में होने वाली है कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है, PPT बनाना हो गया और जो प्रोटोटाइप बनाना हो गया, उसके बारे में पूरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वो वीडियो आए। तो 2 से 3 कोडर रखिए। अब आप जहां जा रहे हैं ना, वहां पे प्रोटोटाइप के साथ प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो एक बंदा होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत अच्छा ओरेटर हो, जो बहुत अच्छे से समझाना जानता हो, बहुत अच्छे से बोलना जानता हो। तो वो क्या करेगा, जजेस को समझाएगा। और एक बंदा चाहिए जो बहुत अच्छा PPT बनाता हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 बंदे लें आप, एक PPT और एक समझाने के लिए। तो वो एक ही इंसान हो सकता है जो कि ऐसा करे, PPT और समझाने वाला काम। तो हमारे हो गए टोटल 4 बंदे। अब इन चारों को छोड़ के हमको एक कोई ऐसा चाहिए जो कि उस हैकाथॉन में सब लोगों की हेल्प करे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि जो कोडर्स होंगे वो लोग तो बैठ जाएंगे कोडिंग करने, और वो लोग आराम से 3, 4, 5 घंटे तक कोड करते रहेंगे। लेकिन इस बीच में उन्हें प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो बीच बीच में कोई थोड़ा बहुत हेल्प करने वाला होना चाहिए कि उनको एक कॉफ़ी ला के दे दे, थोड़ा नाश्ता ला के दे दे, इस टाइप का। तो ये सुन के लग रहा होगा कि यार ये क्या फालतू की चीज़ है, इससे अच्छा तो हमें कोडर ही ले लें। तो ये सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम का। और जितने इंपॉर्टेंट कोडर हो गए या फिर वो समझाने वाला हो गया, PPT वाला हो गया, उतना ही इंपॉर्टेंट ये इंसान भी है जो कि हेल्प करने वाला है सबकी। क्योंकि बिना इसकी हेल्प के अगर
सपोज कोई 1 घंटे से कोड कर रहा है और वो बीच में उठ गया 5 से 10 मिनट के लिए कुछ कॉफी लाने के लिए या फिर जो भी जिस भी काम से, तो उसका जो फोकस है ना वो एकदम से चला जाएगा और फिर वो जब आएगा तो उसको थोड़ा एक बार जो वो काम कर रहा था उसको पूरा देखना पड़ेगा और पहले जैसा फोकस आने में उसको 5 से 10 मिनट और लगेंगे। तो टोटल आप मान सकते हैं 20 मिनट के करीब आपके वेस्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा कोई हेल्प करने वाला रहेगा तो फिर आपके कुछ नहीं तो कम से कम मैं आपको बोलूँगा 2-4 घंटे तो बचने ही वाले हैं ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने के। तो आप इस तरीके से टीम को फॉर्म करिए। आइडियली मैं बोलूँगा 3 कोडर्स आप रख सकते हैं, चाहे तो 2 या 4 भी कर सकते हैं, जैसे आपको रखना हो रखिए, बट आइडियली 3। और एक हो गया स्पीकर और एक हो गया केयर टेकर। तो इस तरीके से टीम है ये। अगर आप 3 कोडर और ये एक स्पीकर और केयर टेकर रखते हैं तो भी आपके पास एक जगह खाली है, उसमें आप चाहें तो किसी को रख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मन में रखना चाहिए टीम बनाते समय। और वो पॉइंट्स ये है कि जो आपकी टीम है ना उसमें एक लीडर रहना चाहिए और वो लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत अच्छे से सबके साथ कोऑर्डिनेट करता हो और बायस्ड ना हो किसी की तरफ, ठीक है। क्योंकि अगर किसी की तरफ बायस्ड रहेगा वो तो वो उसके आइडियाज को प्रायोरिटी देगा बाकी टीम के आइडियाज के ऊपर। तो ऐसा ना हो, क्योंकि सबके आइडियाज सबकी बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है पूरे टीम की सफलता के लिए। साथ ही सिर्फ टीम लीडर का ही नहीं, सभी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जो भी जो कर रहा है वो टीम को अच्छे से बताना चाहिए। इसके अलावा जो भी टीम मेंबर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि जो भी उनको काम दिया जाए वो अच्छे से अपना काम करें, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो जल्द से जल्द टीम को बताएं। और साथ में जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए ताकि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम मिलती हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, या फिर कोई उन्हें नया आइडिया आता हो तो वो भी वो उस टीम को बता सकें ताकि टीम उस पर जल्दी से जल्दी काम करे और जल्दी से जल्दी उसका कोड लिखा जाए, प्रोटोटाइप बनाया जाए, जो भी पीपीटी है पीपीटी का काम किया जाए, जो भी काम हो सब एक साथ जल्दी जल्दी किया जाए। और अगर आपको ऐसी टीम मिल गई ना तो फिर आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा टीम्स जो है ना वो क्या करती हैं, बस 5-6 कोडर्स को ले आती हैं और या फिर ऐसा करेंगी कि सिर्फ अपने दोस्तों को ले आ ली और वो घूमने चले आते हैं। तो इस टाइप का हो जाता है। तो आपका कंपटीशन से थोड़ा सा आप कंपटीशन से आगे निकल आते हैं और आपको ये बहुत हेल्प करेगा जीतने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करने की तरफ। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए कि जो उसका सॉल्यूशन है, पहली बात वो यूनिक हो। अगर आपको कोई यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो वहीं पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही ये जो सॉल्यूशन है अगर मार्केट में प्रेजेंट ना हो तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ना ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ऐसे सॉल्यूशंस को जो कि मार्केट में ना हो। और आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक छोटे से कस्टमर बेस के लिए करते हैं तो उसमें से भी बहुत कम ही लोग होंगे जो कि आपके सॉल्यूशन के लिए पैसे देंगे। तो अगर आप ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालते हैं जिसका कस्टमर बेस ही बहुत बड़ा है और उसमें से अगर कोई छोटा सा पार्ट आपका सॉल्यूशन खरीद रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और कोई भी स्टार्टअप हो वो तो प्रॉफिट के लिए ही होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सर्विस हो, वो तो प्रॉफिट के लिए ही चलाया जाता है। तो आपको तो ऐसी ही एडवांटेज मिल रही है, तो इसलिए बड़ा कस्टमर बेस का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करिए। साथ ही आपका जो सॉल्यूशन है ना वो सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन है उसको चलाने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे ना लगाने पड़े, क्योंकि अगर आपको बार बार अपनी ही जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है तो फिर वो कैसा सॉल्यूशन है, आप कितना दिन अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। आप ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जहां पे आपको पैसा ना लगाना पड़े बल्कि आपके पास पैसे आए, उससे आपका सॉल्यूशन और भी अच्छी तरीके से चलेगा मार्केट में। आप और भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस दे पाएंगे, और भी अच्छे से सर्विसेज दे पाएंगे, नए फीचर्स ऐड कर पाएंगे। साथ ही साथ कोई भी यूजर आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा, उसको भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको किसी भी यूजर को अपना ऐप यूज कराना है, अपनी सर्विसेज यूज करानी है ना, तो उसको लालच देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कोई कैशबैक पॉइंट्स दे दीजिए, या फिर कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम जैसे कि कुछ वॉलेट टाइप का बना दीजिए और उसमें कुछ उनको इनकम देते जाइए यूजर्स को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो आपका ऐप यूज करेंगे तो धीरे धीरे उनके पास भी
पैसे इकट्ठे होते जाएंगे जिससे वो कैशबैक ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने यूपीआई वगैरह बैंक में ले सकते हैं। तो इससे क्या है ना, यूज़र्स के लिए एक लालच बना रहेगा आपका ऐप यूज़ करने के लिए, और वो लोग आपका ऐप बार बार यूज़ करेंगे तो आप ही का प्रॉफिट बढ़ेगा और डेफिनेटली आप उनको और ज़्यादा कैशबैक वगैरह सब दे पाएंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स को समराइज करके मैं आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में ये बोल देता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक पूरा का पूरा स्टार्टअप ही खड़ा कर दें, ठीक है। और अगर आप ऐसा कोई भी सॉल्यूशन पा जाते हैं जो कि यूनिक है, मार्केट में नहीं है, बड़ा सा कस्टमर बेस है, पूरा आप स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसा ही सॉल्यूशन SIH वाले खोज रहे हैं। और अगर आप ऐसा सॉल्यूशन पा जाते हैं तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी बता दे रहा हूं कि आपका जो भी सॉल्यूशन है ना, उसमें कोशिश करिए कि बीच में जो मिडिलमैन है, जो सप्लाई चेन है, उसमें जो बीच में मिडिलमैन है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बीच के आदमी हैं वो 3-4 होते हैं। तो अगर आप किसी तरह उन सभी को एलिमिनेट कर दें तो फिर आपका और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यूज़र को भी आप ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। बट हाँ, हर केस में ये काम नहीं करेगा। और एक बात यह है कि आप अगर बीच में से लोगों को हटा देंगे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी आ जाएगा, तो फिर आपको एक तरीका खोजना पड़ेगा कि वो लोग आपके साथ कैसे जुड़ें। और ऐसा करने से आप जजेस को बोल सकते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें एक नए तरीके की जॉब दे रहे हैं। तो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। अब जजेस आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन कवर नहीं कर सकता, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, टीम के साथ। और ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोजिए, ऐसी टीम बनाइए जो कि हर जगह पे एक साथ खड़ी हो, डटी रहे, प्रॉब्लम्स का सामना करती रहे, सवाल का जवाब देती रहे। अब बारी है यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स की। तो सबसे पहले आप ऐसा प्रॉब्लम खोजिए जिसमें सबमिशन के जो काउंट है ना वो लो है। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि 10 या 20 सबमिशन है, उसमें कोशिश करिए अप्लाई करने की, रादर देन कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें 100, 200, 300 सबमिशंस हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंपटीशन आपका ऐसे ही बहुत कम हो जाएगा और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि कम सबमिशंस उस प्रॉब्लम में होते हैं जो कि या तो बहुत हार्ड होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी हो या फिर बहुत कॉमन हो या फिर बहुत ज़्यादा रेयर हो। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि सबमिशन भी ज़्यादा ना हो और वो जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा बेकार ना हो। सेकेंड टिप, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं SIH की साइट पे सारे के सारे पढ़ जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब एक अच्छा आइडिया मिल जाए। और जैसे ही आपको आइडिया मिल जाए वैसे ही आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करिए, मेंटर्स के साथ डिस्कस करिए। और मैं बोलूँगा कि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स अच्छे लग रहे हैं सबको एक बार अपने टीम के साथ और मेंटर्स के साथ डिस्कस करिए। सो आपको एक अच्छा प्रॉब्लम मिल जाएगा, अच्छा सॉल्यूशन आप बना सकते हैं उसके लिए और अच्छे से आप काम वाम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उसको ओपन एंडेड रखने की कोशिश करिए। मतलब कि जो भी फीचर्स हैं उसको लिमिटेड मत कर दीजिए, उसमें चांसेस रखिए इंप्रूवमेंट के लिए, नए फीचर्स ऐड करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कब जजेस कोई भी फीचर ऐड करने या रिमूव करने बोल दें, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि आप जब चाहें कोई भी फीचर ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उससे मिलता जुलता कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पा गए हैं जिसमें कि एक उसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी अलग, तो उसका भी आप सॉल्यूशन अपने ही प्रॉब्लम में इंक्लूड कर सकते हैं कि आप अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक कोई और प्रॉब्लम था सेम टाइप का थोड़ा सा अलग, वो भी सॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टेप है, ये जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ऑप्शनल है। और अगर आप इस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब कोई और फीचर ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फीचर अपने प्रोडक्ट में, तो आपका जो कोर फीचर है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अच्छे से काम करता होना चाहिए, तब फिर आपको ये सब फीचर्स ऐड करने चाहिए। बिकॉज अगर आपका कोर प्रोडक्ट ही काम नहीं कर रहा है तो फिर ये फीचर्स ऐड करके कोई फायदा ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनल कर लेते हैं, आप अपने टीम के साथ बैठिए और फीचर्स की लिस्ट बनाइए, कौन कौन से फीचर्स आपको रखने हैं, क्या क्या नहीं रखना है। जितना जल्दी पॉसिबल हो आप एक MVP बना लीजिए। MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट,
जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट होगा उसका एक प्रोटोटाइप बनाना है, जिसमें कि सारे बेसिक फीचर्स तो इंक्लूडेड रहें और वो अच्छे से काम करते रहें एक दूसरे के साथ, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड सब आपका रेडी हो। ठीक है, AI/ML का अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी आप रेडी कर लीजिए, एटलीस्ट एकदम बेसिक, एकदम बेयर मिनिमम तो आपका रेडी होना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट कर ले रहे हैं तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपके पास एक MVP रेडी होना चाहिए। ठीक है, आपको सारी बेसिक फीचर्स इंप्लीमेंट करने के लिए 1 वीक का टाइम लेना चाहिए और उसमें आपको पूरा प्रोडक्ट रेडी कर देना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई बोले कि मेरे पास तो इतनी अच्छी टीम नहीं है, इतने अच्छे कोडर्स नहीं है, बट मैं बोलूँगा कि आप कोशिश करिए फीचर्स को बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की, और जितना जल्दी आप ये कर देते हैं आपको उतने जल्दी नए फ्लॉज मिलेंगे, नए बग्स मिलेंगे और उनको आपको फिक्स करने पे लग जाना है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की कुछ बातें मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको आपको कंपटीशन में जाने से पहले ही बना लेना चाहिए। ये अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर कंपटीशन में आपके पास एक एज होगा और वहाँ पे फिर आप जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। सो आप वहाँ पे अपने स्पीकर और टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके प्लान कर सकते हैं कि जजेस को क्या बोलना है, क्या करना है हमको आगे, ये सब आप प्लान कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। तो मैंने तो इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताया है कि टीम कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिसाइड करना है, सॉल्यूशन कैसे बनाना है थोड़ा बहुत, और मैंने आपको अभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं बताए हैं इस हैकाथॉन के बारे में, इस सॉल्यूशन के बारे में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है हमारी, उसमें हम बात करेंगे PPT कैसे बनाना है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाना है, और जो प्रोडक्ट है उसको आपको दिखाना पड़ेगा जजेस को कि कैसे काम कर रहा है। साथ ही साथ आपको PPT दिखानी पड़ेगी, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना होगा कैसे सब काम कर रहा है, कैसे आपने इंटीग्रेट किया है, कैसे सब कुछ आप एक सिस्टम में एक साथ लाए हैं। बहुत कुछ है बताने को, इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 3 के लिए वेट करते रहिए। जल्द से जल्द मैं पार्ट 3 लाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा उसको आप जल्द से जल्द देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। पिछले वीडियो में तो मुझे कोई डाउट्स मिले नहीं, ऐसे जो कमेंट आ रहे हैं वो तो बस ऐसे ही है कि नाइस वीडियो और वो सब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में SIH की पार्ट 3 के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।